भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में अध्यायवार आप देखेंगे। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है वह संविधान की प्रस्तावना है। क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना को आमुख भी कहा जाता है और प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। कोई भी किताब होती है, उस किताब की शुरुआत में आप देखेंगे पहले पेज में तो एक प्रस्तावना लिखी होती है या एक आमुख लिखा होता है या प्राक कथन के तौर पर एक पेज में लिखा होता है, जिसको पढ़ लेने से पाठक यह जान जाता है कि लेखक का इस पुस्तक को लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है। उसी तरह से भारतीय संविधान के बारे में अगर आपको जानना है तो आप प्रस्तावना को पढ़ें, उसकी उद्देशिका को पढ़ें, आप स्वयं जान जाएंगे कि इस भारतीय संविधान की पुस्तक में क्या वर्णित है। भारतीय संविधान की पुस्तक में जो ये प्रस्तावना आई, उद्देश्य प्रस्ताव, इसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जब पेश किया तो इस पे तुरंत विचार विमर्श किया गया और 19 दिसंबर 1946 तक इस पे विचार विमर्श चला, कुल 7 दिनों तक। विचार विमर्श चलने के बाद 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान में शामिल कर लिया गया। संविधान की प्रस्तावना को आप देखेंगे तो इसकी प्रस्तावना की जो भाषा शैली है, जो भाषा है, वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और इसकी जो भारत के लोक शब्द हैं यह अमेरिका के संविधान से अंगीकृत की गई है। संविधान की प्रस्तावना को आप समझें, जानें, उसे पढ़ें। जब आप शुरुआत में संविधान की प्रस्तावना को एक दो बार पढ़ेंगे, उसके शब्दावलियों की व्याख्या समझेंगे, उसको जानेंगे, तो आप स्वयं जान जाएंगे ये जो संविधान की पुस्तक हमें पढ़ना है, संविधान के बारे में जो हमें जानना है, इसका उद्देश्य क्या है और इनमें किन किन चीजों का वर्णन किया गया है। संविधान की प्रस्तावना शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अंतनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। यह संविधान की प्रस्तावना है। इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और कुछ लोकतंत्र के बारे में, गणतंत्र के बारे में और राजनैतिक न्याय के बारे में, व्यक्ति की प्रतिष्ठा के बारे में, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता के बारे में, इन सब चीजों का एक खाका, एक ब्यौरा देता है, जो एक निचोड़ है, एक सार है पूरे संविधान का, जो उद्देशिका हमारी प्रस्तुत करती है। जब यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया तो यह संविधान के प्रमुख अंग के रूप में देखा जाने लगा। यह हुआ, एक विवाद आया कि क्या जो संविधान में 22 भाग, 4 उपखंड, 26, 395 अनुच्छेद, 4 + 8 अनुसूचियां, कुल वर्तमान में 12 अनुसूचियां, इनमें तो इसका वर्णन नहीं है, तो प्रस्तावना को हम क्यों इसका अंग माने के बारे में देखते हुए बेरूबारी बनाम भारत संघ, इन्होंने कहा कि यह अंग नहीं है, किसका? संविधान का। कौन अंग नहीं है? यह उद्देशिका जो है वह संविधान का अंग नहीं है। चंपाक दोराई राजन
इन्होंने भी कहा कि यह अंग नहीं है। उसके बाद आते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इन्होंने कहा कि यह संविधान का अंग है। कौन? यह प्रस्तावना इन्होंने बता दिया। 13 जजों की खंडपीठ में यह निर्णय हुआ और 7-6 के बहुमत से यह विजय हासिल किए और बताए कि यह संविधान का अंग है। इसके बाद आप ध्यान देंगे, जो केशवानंद भारती जी ने जैसे ही कहा 1973 में अंग है, तो 1976 में इसमें संशोधन किया गया। पहला संशोधन आया प्रस्तावना में, जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें शब्द थे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। यह 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, आमुख में जोड़े गए, उद्देशिका में जोड़े गए। जब यह 3 शब्द जोड़ दिए गए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो इसमें एक चीज इन्होंने बताया, मूल ढांचा सिद्धांत। क्या बताया? मूल ढांचा सिद्धांत। मतलब यह है कि संविधान की प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए आप इसमें संशोधन करें। इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह बदलना नहीं चाहिए और नए शब्दों को आप जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका मूल ढांचा जो है वह नहीं बदलना चाहिए। तो मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती जी ने दिया। मूल ढांचा सिद्धांत समझ में आया। अब इसके जो शब्दावलियां हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जैसे आप देखेंगे शब्दावलियों में, तो प्रमुख शब्दावलियों में आप यह आएगा सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। दूसरा आएगा आर्थिक न्याय। तीसरा आएगा राजनैतिक न्याय। ये जो 3 प्रकार के न्याय की बात करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये है क्या? सर्वप्रथम आता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब यह होता है कि जाति, वंश, मूल, धर्म आदि के आधार पर विभेद किए बिना समाज का जो लाभान्वित, जो सबसे निचला तबका है वह लाभान्वित हो। सरकार इसके लिए योजनाएं बनाए, जो सामाजिक दुरुपयोग हो रहा है लोगों का, उससे ऊपर उठाकर लोगों को, जो गरीबी की निचली धारा में बह रहे हैं, उन्हें उठा करके समाज के उच्च स्तर पर रखा जाए। यह होता है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब यह होता है समाज में जो उच्च स्थान पर लोग बैठे हैं, जिनके पास अत्यधिक मात्रा में धन है, और उसी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी गरीब हैं, तो सरकार क्या करेगी कि जो गरीब हैं उनके लिए सब्सिडी प्रदान करेगी और जो अमीर लोग हैं उनके लिए टैक्सेस लगाएगी, ताकि दोनों लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, गरीबी और अमीरी के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सके। राजनीतिक न्याय का मतलब यह हो गया कि जो लोग जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर राजनीति में विभेद नहीं किया जाएगा, सबको मौका दिया जाएगा, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से आप आते हो, राजनीतिक न्याय के तहत सबको बारी बारी से मौका मिलेगा। उसके बाद आता है, जो शब्द आते हैं उन शब्दों में आप देखेंगे लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, और दूसरा गणतंत्र है। लोकतंत्र जो होता है वह सरकार के लिए है, जनता का, जनता के द्वारा जनता पर शासन, वह क्या होता है? लोकतंत्र। गणतंत्र का मतलब भी होता है, जैसे लोक का मतलब भी लोग होता है और गण का मतलब भी लोग होता है, और तंत्र का मतलब जाल, तंत्र का मतलब जाल। तो अंतर क्या है? अंतर यह है, जो गणतंत्र है वह हमारे राष्ट्राध्यक्ष के लिए आया है, और लोकतंत्र जो है वह सरकार के लिए आया है।
और आम जनता के लिए आया है। आप संविधान की प्रस्तावना में यह पढ़े होंगे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, मतलब राष्ट्राध्यक्ष जो होगा उसको विशेष स्थान प्राप्त होगा। और शब्दशः अगर आप इसका मतलब समझें, गणतंत्र का मतलब होता है वंशानुगत ना होकर के इसका चुनाव हो। किसका? राष्ट्राध्यक्ष का। वंशानुगत ना होकर के उसका चुनाव हो। किसका? राष्ट्राध्यक्ष का, मतलब राष्ट्रपति जी का। एक शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसका अर्थ होता है प्रभु सत्ता। क्या होता है? प्रभु सत्ता। प्रभु सत्ता जो होती है, इसके तहत किसी देश को अपनी विदेशी नीति और आंतरिक नीति को तय करने का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक उपनिवेश था, उसके पास उसकी प्रभुसत्ता नहीं थी, लेकिन देश आजाद होने के बाद उसको उसकी प्रभुसत्ता मिली। तो आपने इसे देखा कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। संविधान की प्रस्तावना में हमने शुरू में बताया, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। संविधान की प्रस्तावना में हमने बताया कि प्रस्तावना आमुख या उद्देश्य का एक ही चीज है। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में रखा। 19 दिसंबर तक इस पर 7 दिनों तक विचार विमर्श होता है और 22 दिसंबर 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान में शामिल कर लिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव जब 22 जनवरी को शामिल कर लिया गया तो इसको लेकर के आगे 1976 के आसपास 73 के आसपास बेरूबारी वर्सेस बनाम भारत संघ, इन्होंने बताया कि यह क्या है, संविधान का अंग नहीं है, अतः संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। चंपाक दोराई राजन ने भी बताया यह संविधान का अंग नहीं है। इसका मतलब यह था इन लोगों का कि जैसे भारतीय संविधान 22 भाग प्लस 4 उपखंड 26 भाग 395 अनुच्छेद 8 प्लस 4 अनुसूची 8 प्लस 4 12 अनुसूचियों में इसका तो जिक्र नहीं है। यह तो किसी पुस्तक के प्रारंभ में लिखा गया एक खंड है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, संविधान का अंग नहीं मानेंगे। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इन्होंने बताया कि यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसका अंग है। जब इन्होंने अंग बता दिया, साथ में इन्होंने एक सिद्धांत दिया, मूल ढांचे का सिद्धांत, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित मूल ढांचा है वह ना बदला जाए और बाकी संशोधन आप कर सकते हैं। इसी को देखते हुए तुरंत 1976 में मात्र 3 साल बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। वह शब्द थे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। हमने इसके पहले लिखा था। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। इसमें कुछ शब्दावलियां थी, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, लोकतंत्र, गणतंत्र, प्रभुसत्ता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, पहले इनके पास जो विवेचना आई थी, जब संविधान सभा में संविधान का निर्माण हो रहा था, तो इसमें कहा गया कि आप जो है जो संविधान की इकाई है गांव को बताइए, गांव को संविधान की इकाई बनाएं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि गांव जो होता है वह सांप्रदायिकता के संलग्न कुंड होते हैं, इसलिए गांव को हम संविधान की इकाई ना बना करके हम व्यक्ति को संविधान की इकाई बनाएंगे। व्यक्ति को संविधान की इकाई बनाया गया। आप पढ़ेंगे कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, तो व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को संविधान की इकाई के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पेश किया। एक चीज और है, ये जो प्रभुसत्ता है वह राज्य का प्राण तत्व होता है। अगर यह प्रभुसत्ता ना हो तो राज्य की परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं, तो वह उपनिवेश होगा। इस तरह से हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण विवेचना पढ़े, उसके बारे में वह कब आई, कब स्वीकार हुई, किन किन माध्यमों से गुजरते हुए कैसे कैसे उसमें संशोधन हुआ, मूल ढांचा सिद्धांत क्या था, कहां से लिया गया, तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से और शब्दावलियों को इसके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। संविधान के इकाई के रूप में हम व्यक्ति को देखते हैं। लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, राजनैतिक न्याय क्या है, व्यक्ति की गरिमा, प्रभुसत्ता,
आदि विषयों पर हमने चर्चा की। तो जो भी चीज समझ में ना आई हो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये चीज हमें नहीं समझ में आई है। अगर आपको किसी भी जीएस के टॉपिक पर कोई भी मैटर चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके लिए एक बेहतर विश्लेषणात्मक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।